बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, खुशखबरी सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मिली के सफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ बानी PTI बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब की 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के बस जमानत मंजूर कर ली। कम अज़ कम एक तहीं उनका जो मौक़िफ़ है वो मान लिया गया। पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम कोर्ट की इस अदालत के अंदर जिस तरीके से समाअत हुई, ज़मानत तो एक तरफ, यहाँ ऐसा भी लग रहा था कि अदालत खुद हैरान है कि ये केस आखिर बनता था या नहीं बनता था। बहरहाल इससे कबल जो सवाल है इसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी थी कि कम से कम इस किस्म के केस में ज़मानत होना ही मुमकिन नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 घंटे की सुप्रीम कोर्ट की समाअत पे ये ज़मानत भी हो गई है। लेकिन अभी इत्मीनान की मंजिलें अभी बहुत ज़्यादा बाकी हैं, क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका इतनी जल्दी जेल से बाहर आना आसान भी नहीं होगा। हम मेहमानों से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ये 2 केस ऐसे हैं जिस पर बाकायदा तौर पर नैब की जानिब से गिरफ्तारी डल चुकी है। लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों में ही बानी चेयरमैन जुडिशल हैं, यानी ज़मानत के हवाले से वो एलिजिबल भी हैं, यानी अगर अप्लाई करें तो मिली जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये तमाम सवालात सामने है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त गई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरीज, इलेक्शन कमिश्नर और तमाम IGs को ये हुक्म दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, कागजात नामजदगी जमा होने दिए जाए। और पिछले 3 से 4 घंटों में हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा भी हो रहे हैं। काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो हमने रेज करने हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, और अजहर सदीक साहब, माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत से महाजों पर रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। हसन अयूब, सीनियर तजियाकार, और सलमान आबिद साहब इस स्टूडियो में होंगे। तो सबसे पहले आबिद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, बड़ी मुश्किल से आपसे वक्त मिला। अभी साहब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस किस्म के केस में जमानत नहीं हो सकती, सिर्फ 4 घंटे की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल केस तो साइबर केस तो हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि ये साइबर केस में कोई कुछ मटीरियल ही नहीं है जिसपे उनकी सजा हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर केस जो इमरान खान साहब का या यहाँ जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो भी केस आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट करता है। सिर्फ एक केस में उनकी सेंटेंस सस्पेंड की थी और कन्विक्शन की सस्पेंशन जो मांग रहे थे वो भी कल रिजेक्ट कर दी। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर केस में उनके खिलाफ, अब सुप्रीम हर केस उसका रिवर्स हो जाता है उनका सुप्रीम कोर्ट से। तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में कोई ना कोई इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद कहा कि इसमें प्राइमा फेशी केस बनता है और बेल का केस बनता है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने आज बेल दे दी। तो ये बड़ा सवालिया निशान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये लॉ की अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्लिकेशन है या कोई खास किस्म की सूरत दिखाई जाती है? क्योंकि इस फैसले के बाद लोअर कोर्ट, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये जो स्पेशल कोर्ट्स है, इनकी समाअतों की क्या हैसियत रह गई? बहुत बहुत सख्त सख्त अल्फाज बोले गए हैं, यानी जमानत तक नहीं हो सकती, और आज यहाँ तक कह दिया और अदालत ने यहाँ तक भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह से इसका फैसला भी दे दिया, सिर्फ रस्सी देने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। उनको देखिए, इंसाफ जो होता है वो करना नहीं चाहिए, वो नजर भी आना चाहिए इंसाफ होते हुए। आप देखिए, जो इमरान खान साहब क्योंकि एस्टेब्लिश पूरे उनके खिलाफ है, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है, उनके लोग अपने कागजात भी जमा करा सक रहे। और आप देखिए, उनका मैं आपको बता दूं, हर केस में चाहे वो नैब की अदालत हो, कोई अदालत हो, उनका वहां कोई केस में उनको रिलीफ नहीं मिलेगी। उनकी अपीलें होंगी या उसकी अपील होगी या पटिशन होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां भी आपने देखा उनको रिलीफ नहीं मिलती। इवेंचुअली उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा रिलीफ दे दी। हाईएस्ट कोर्ट है कि वो भी सब जजेस होते हैं, उनकी वो भी जज हैं, उनको देखना चाहिए केस के मेरिट को। हो सकता है बार दफा ये होता है कि जज अपना एक व्यू देता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे एग्री नहीं करती हाई कोर्ट से, ये तो आम चीज है। लेकिन यहाँ तो एक मुतवातिर एक सिलसिला है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता कि आप इवेंचुअली इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ता है अपनी। लेकिन उसमें कितना वक्त निकल जाता है। आप देखिए, वो आदमी वो 5 अगस्त से वो गिरफ्तार है, पहले उनकी जजमेंट सस्पेंड हुई भी है तोशा खाना में, कन्विक्शन मांगी गई तो वो नहीं उन्होंने सस्पेंड की हाई कोर्ट ने, उनकी अपील नहीं चली। और औरों को आपने देखा अपीलें फौरन लगती हैं, फौरन से पेशतर उनकी सुनवाई होती है और रिलीफ भी मिल जाती है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह से इंसाफ नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं उनका कसूर है, शहादतें हैं, तो बेशक उनको सजा आप दें अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन यहाँ तो लॉ से अब मेरे ख्याल से लॉ पे तो बात ही नहीं हो रही कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन।
जी ठीक। हसन, मैंने तो दो फेजेस में आपसे बात करनी है। एक तो कोर्ट में आप खुद बड़े अटेंटिव वे में होते हैं और आपकी खबरों से हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा फैज़याब हो रहे होते हैं, और फिर तज़ियाकार के तौर पर भी देखेंगे। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ता है। आज आपने सुप्रीम कोर्ट की समाअत को कवर भी किया। आपको हर लिहाज से ऐसे लगा कि ये मेरिट पे ही हुआ है सारा काम, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कुछ सुनना चाहिए था या गुंजाइश थी प्रोसिक्यूशन के हवाले से? आपको क्या लगा है? नहीं, बात यह है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इस केस के अंदर, साइफर केस के अंदर, उनको अदालत ने सुना कब है? अदालत ने तो उनको दलाइल देने नहीं दी, उनसे सवालात करते रहे हैं और वो जवाब देते रहे हैं, और जब उनको तो आर्गूमेंट बिल्ड करने की जो है ना वो का मौका ही नहीं दिया गया। अब दूसरी बात यह है कि ये बात कह देना, यानी ये केस था साइफर का, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला भी लेकर आ गए थे जजेस। तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो जिस सिमत में बहना चाहें हमारी अदालतें वो बह जाती हैं। तो आज तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद अदालतें पहले से जहन बनाकर आई हैं कि हमने पब्लिक परसेप्शन के लिए, अपने इमेज बिल्डिंग के लिए हमने ये करना है कि हमने इसमें ज़मानत देनी है। क्योंकि बात ये है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है जी कि पुराने वज़ीर आज़म का जिक्र कर रहे थे जी कि जी फलां के साथ, वज़ीर आज़म के साथ जो है जो कुछ किया गया उससे जो है वो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। ये मामला वज़ीर आज़म का तो नहीं था, ये मामला तो साइफर का था। अब साइफर के हवाले से अगर मैं गलत हूं तो मुझे आपके जितने पैनलिस्ट हैं वो गलत कह दें कि जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे उन्होंने इस्लामाबाद में लहराया था, नहीं लहराया था। और वो लहराने के बाद जो वो कह रहे हैं कि जी हाँ जो उन्होंने लहराया उसकी ट्रांसलेशन लहराई है, अगर कोडेड फॉर्म में उनके हवाले हो जाए या लीक हो जाए तो कोई बंदा तो उसको डिकोड ही नहीं कर सकता। मैटर तो वही साइफर करता है जो डिकोड हुआ है। अब कह देना जी कि असली साइफर जो है वो आपका फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर जो साइफर लहराया गया या जो साइफर की कॉपी गुम हुई है वो उसकी ट्रांसलेशन थी। तो मोहतरम जजेस को इतना ख्याल नहीं आया कि वो कोडेड रहता, कोडेड को तो कोई दूसरा मुल्क भी डिकोड नहीं कर सकता। तो मैटर तो वही करती थी जो कि ट्रांसलेशन हो चुकी थी, जिसके ऊपर उन्होंने खुद उनकी ऑडियो लीक आई कि मैंने खेलना है और मैंने इस पर खेलना, और वो फिर खेले, फिर बैरूनी साजिश का उन्होंने बयानिया बनाया। अच्छा, दूसरी बात आप देख लें जी, अब ये कहना जी कि आपने सेक्शन 5 लगा दिया इस केस के अंदर, तो सेक्शन 5 में बताएं कि जी ये जो नुकसान जो है वो पाकिस्तान को जो है ना किसी दुश्मन मुल्क के हाथों नुकसान हुआ है, तो बात ये है कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात तो खराब हुए ना, तो उसका फायदा तो दुश्मन मुल्क उठाएगा हिंदुस्तान। तो अब ये चीजें जजेस की ना देखने वाली थी, ना जजेस को इन मामलात के अंदर आना चाहिए था। और जहां तक बात होगी कि जी साइफर की वजह से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए, उससे पहले के सारे प्रोसेस खत्म हो गए जिसमें एब्सोल्युटली नॉट था, जिसमें अफगानिस्तान था, दूसरी चीजें थी। इस साइफर की वजह से नुकसान कहां हुआ, यही तो अदालत भी आज पूछ रही थी। भाईजान मैं वही बात अर्ज कर रहा हूं कि जब एब्सोल्युटली नॉट वाला भी तो किसके ऊपर खेला था उन्होंने, वो यही तो बनाया हुआ था। उन्होंने कहा साइफर आ गया है, अब साइफर के ऊपर मैंने खेलना है। फिर मोहतरम ने खेला, ऐसा खेला कि तारीख नहीं याद रखेगी इस बात को कि वाकई इतना अच्छा कोई नहीं खेल सकता है, तो खिलाड़ी तो खेला भी उन्होंने भरपूर अंदाज से। ठीक है जी। अब वो जजेस का ये कहना कि जी जो अगर शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग्स कॉल की थी तो उन्होंने क्यों नहीं इस बात को कहा जी कि हमारा साइफर जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो कॉपी थी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो कॉपी थी वो खो गई है। चलो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कॉपी मुझसे खो गई है, और फिर अमेरिका के अंदर पब्लिश हुई वो कॉपी है नहीं, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो पब्लिश हुई है ना, तो ये जजेस को नहीं समझ आई। ट्रांसलेशन हुई ना, उसकी ट्रांसलेशन जो है वो तो ट्रांसलेशन जो है वो वहां पर पब्लिश होगी ना। ठीक, तो फिर यहां से क्या उड़न खटोला आया था जो लेकर उसको जो है कॉपी को चला गया अमेरिका, तो जिससे खोई थी जो कह रहा था कि मेरे पास कॉपी नहीं है, तो मोस्ट लाइकली लीक तो उसी ने की है, तो केस ये बने। सलमान आबिद साहब, हसन अयूब साहब का सवाल यह है कि साइफर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है और आज अदालत की इस कार्रवाई और 4 घंटों की इस समाअत के अंदर जो जमानत मिली है, ये कहीं ना कहीं कोई बैलेंसिंग एक्ट टाइप की चीज इनको फील हो रही है। आपको भी ऐसे ही फील हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा अगर आप कहना चाहते हैं तो फिर तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट हुआ है। ठीक है ना। देखिए बात यह है, हमारा हम सब का मसला ये हो गया मुझ समेत, हम अपने अपने तरीके से फैसलों को देखना चाहते हैं। यही अदालतें जिस वक्त उनकी मुखालफत में फैसले करें तो कुछ और नैरेटिव बन जाता है, जब यही अदालतें किसी के हक में फैसले करें तो कुछ और नैरेटिव बन जाता है। भट्टो साहब से शुरू हो जाएं और नवाज शरीफ साहब तक और फिर इमरान खान तक आ जाए। हमारे यहाँ इस तरह के जो मुकदमे हैं उनकी नोयत कानूनी से ज़्यादा सियासी नोयत की होती है, और सियासी नोयत के तहत ही भट्टो साहब को भी अताब में लाया गया, सियासी नोयत के तहत ही बेनज़ीर भट्टो को भी अताब में लाया गया,
सियासी नोयत के तहत ही नवाज शरीफ साहब को भी अताब में लाया गया और सियासी नोयत के तहत ही इमरान खान को भी अताब में लाया गया। इसलिए ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और अदालतों को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इदारे को इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप नवाज शरीफ साहब के मामले में ही देख लें, ये जो नैब था किस तरह से उनको मुजरिम साबित करने पे तुला हुआ था, कैसे कैसे शवाहिद लेके आता था, लेकिन आज वो वही नैब जो है, वही प्रोसिक्यूटर जो है, वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, इनके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या ये नैब गलत है या वो नैब गलत है। यही मैं कह रहा हूं ना, हमारा जो अदालती निजाम है उसके ऊपर तो बेशुमार सवालात हो सकते हैं और वो किसी के भी हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के भी हक में बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जिसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं। इमरान खान के बारे में आप करना चाहें वो कर ले, पीपल्स पार्टी के बारे में करना चाहें। मसला यह है कि हम मामलात को कानूनी नोयत के फ्रेमवर्क में देखने की बजाय सियासी फ्रेमवर्क के तहत देखने की कोशिश करते हैं। हम सब उसमें शामिल हैं किसी न किसी शक्ल में। तो इसलिए मैं कहता हूं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब आपको किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगेगा, कोई इस पे खुशी में होगा, कोई एतमाद बहाल हो गया। आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद बहाल होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती। नवाज शरीफ साहब भी इन्हीं अदालतों से रिलीफ ले रहे थे ना सर। इमरान खान को भी अगर रिलीफ मिलेगा तो इन्हीं अदालतों से मिलेगा और किसी को भी मिलेगा तो इन्हीं अदालतों। अल्टीमेटली रिलीफ तो आपको कानूनी नुक्ता नजर से तो अदालतों से मिलना है ना। उसमें छोटी अदालत से मिल जाए, दरमियानी अदालत से मिल जाए, बड़ी अदालत से मिले, जाना आपने नॉकिंग तो अदालत को ही करनी है ना। तो अब अदालत जब कोई फैसले करेगी तो उसकी नोयत के ऊपर सवालात तो उठेंगे। फैसला तो हो गया है, अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन यह भी हकीकत है साइफर समेत जितने भी मामलात हैं सारे के सारे, इनकी मुकदमात की नोयत सियासी नोयत की है। इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त अताब है वो सियासी मुकदमा है उनके ऊपर। अब वो सियासी मुकदमे के तहत बहुत सी चीजों को भुगत रहे हैं। हसन नफी में सर हिला रहे हैं। सर मैं आता हूं ठीक है, उनकी राय हो सकती है, मैं उसका एहतराम मैं करता हूं। अजहर सदीक साहब के पास। जी अजहर सदीक साहब, ये आप लोगों का गुनाह था, लहराया इमरान खान साहब ने, वो साइफर असल हालत में था, जारी बात है ट्रांसलेशन थी, वो भी कहीं ना कहीं असल थी, उसके बाद अमेरिका से भी निकली, तो वो कोई मोइज़ा थोड़ी हो गया। तो ऐसा लग रहा है हसन अयूब तजियाकार भी हैं और कोर्ट को रिपोर्ट भी करते रहे, वो कह रहे कहीं ना कहीं कोई बैलेंसिंग एक्ट था, पाकिस्तान तहरीक साहब इसको डिजर्व नहीं करती थी। बहुत शुक्रिया जी, मुबारक हो हसन अयूब को और पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये पहली शुरुआत है सिर्फ फील्डिंग मिलने की, लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बात मैं अभी कर नहीं रहा। इसलिए कह रहा कि साइफर का केस एक फ्रॉड, फ्रेब, ढोंग और झूठ पर मबनी है। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि 27 तारीख को इमरान खान साहब ने जो बाहर लहराया था वो एक कागज था, वरना तो आपको पता है सलीम साफी का बकौल वो पीले रंग का होता है। ये तो आप सामने आ गई। मैं तो पहले कह दिया था कि ये तो अपना ना ये देखें उसकी वजह क्या है, ऑपरेशन रजीम चेंज। मैं पहले दिन से बात कह रहा हूं, कॉलम लिखे गए उसके ऊपर, फिर जो लोग आकर मिलते रहे। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उससे पहले हुसैन हक्कानी जब मिले, ये भी आपने देख लिया सारा कुछ, ये भी रिकॉर्ड पे चीजें आ चुकी हुई हैं। और ये भी आपको पता है कि जब ये केस बुनियादी तौर पर मार्च का था, 27 मार्च वाले दिन मैं सिर्फ एक तारीख दुरुस्त करना चाहता हूँ, मेरा ट्वीट आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैंने तजवीज दी थी इमरान खान साहब को 27 मार्च को असम्बलियत तहलील करने की। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, 28 तारीख को टेबल हुई थी, तो अगले 7 दिन आप असम्बलियत तहलील कर नहीं सकते थे। ये रिकॉर्ड की बात है, लेकिन इमरान खान ने कौम के सामने सच रखा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को किस बात की सजा मिली थी? जरा ट्रायल पढ़ के देख लें। अब आया ना 342 का ट्रायल पढ़ के देख ली। मैं वो वाहिद आदमी जिसने वो ट्रायल पढ़ा हुआ है। 342 के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हेनरी किसिंजर के अल्फाज, याद है, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। कमेटी चौक में हराया था। इमरान खान ने क्या कसूर ऐसा किया? इमरान खान ने तो जो हलफ कहता है वो कौम को बताया और हालात और वाकयात के मुताबिक जो कहा गया वो सच भी साबित हुआ। ये नहीं कि नहीं तहरीक अदम आपको पता है, मुझे पता है। और मैं एक बात और भी तारीखी बात बता दूं आपको कि जब ये लेकर आया था ना इमरान खान पे बड़े इल्जाम है कि पता नहीं क्या क्या सियासी इंतकाम लिया, नहीं इंतकाम लिया उन्होंने। जब ये निकल रहा था ना लॉन्ग मार्च सिंध से, तो मैंने कहा था, हम लोगों ने कहा था कि इसका 2 ही ट्रीट किया जाए, जो 25 मई के बाद में हमारे साथ हुआ। लेकिन अगर वो इमरान खान ने ना डंडा उठाया ना छड़ी उठाई, आए आराम से आगे इस्लामाबाद में बैठे आकर और जो आजकल हो रहा है उठा के ले जा रहे हैं ना सब लोगों को। ये भी उठा सकते थे, कैसे तरीके तो मतलब पेश हो सकती थी। अब वक्त बदल गया। आज वो जो फील्डिंग में ना दूसरी फील्डिंग भी आ गई। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की देर थी जी,
धड़ाधड़ कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जमा होना शुरू हो गए हैं। तायद करंदगान और तस्दीक करंदगान भी अब खैर आफियत से वापस घर आ रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमें देखिए तारीख का सबक सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तारीख में क्या कुछ होता रहा है। मैंने 5 जून को कहा था पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान कर लेना चाहिए। ये आज फाजिल जज साहिबान के अल्फाज हैं, उस्मान डार की वालदा का जिक्र हुआ, फील्ड बड़ी हमें कैमरे की आंख देख रही है, अब सब कोई देख रहा है। मैं आंखें बंद कर लूं तो अलग बात है, मैं बैठ के किसी सियासी जमात का पोर्टफोलियो रियासत तो सर खुलेआम पैगाम दे रही है। अब वो आप कैमरे की आंख और कोई झूठ कोई मुबम कोई चीज नहीं है, हर चीज बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सलमान कुछ बात है, कुछ सच्चाई की बातें हैं। पाकिस्तानी सालमियत देखिए आज पाकिस्तान जो फेस कर रहा है ना, पूरी दुनिया में अमेरिका ने मुसलमानों के साथ क्या किया क्यों नहीं समझ रहे हम लोग। हम क्यों उनके जाती मुलाजिम या उनका एजेंडा लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। इमरान खान ने जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की है, इस्लामोफोबिया की बात की है, एब्सोल्यूट नॉट के, यही तो मसाइल है उसके लिए। जी अजहर साहब, मैंने एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको कंफर्म करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के शायद सिर्फ अहकामात की देर थी कि बाकायदा तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और स्टेप मिला है और अब कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमा भी होना शुरू हो गई है। तो ये जहन में रखिएगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक। हसन, आपकी अब रिपोर्टिंग पे अगर थोड़ी बात कर ली जाए तो आपकी ये खबर थी कि साइफर कभी डी क्लासिफाइड हुआ ही नहीं, तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा है कि साइफर डी कोड होने के बाद साइफर रहा ही नहीं, तो आप अभी भी अपनी खबर पर कायम है? देखिए बात यह है कि साइफर को डी क्लासीफाई करना होता है जब आपने किसी आम, यानी आपने इवन के कैबिनेट के सामने आपने पेश करना है, डी क्लासीफाई करना है, और डी क्लासीफाई करके आप उसके हवाले से मंदरजात फिर जो है ना वो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर साइफर डी क्लासीफाई किए बगैर शेयर कर दिया गया है, जो पब्लिक में किया है, केस तो यही है ना। अगर ये ना होता तो फिर तो केस ही नहीं बनता। अगर साइफर को अगर उन्होंने डी क्लासीफाई कर दिया होता मुकम्मल तौर के ऊपर, तो फिर इट वॉज नॉट एन ऑफेंस, तो केस ही तब बना है कि उसको डी क्लासीफाई किया नहीं। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो मोहतरम अजहर सदीक साहब ने अगर बात की है, अगर उनकी बात को मैं मान लूँ, जैसे वो फरमा रहे थे कि जी वो जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में जो लहराया था, जो कि हम तो कहते हैं कि हज़ारों का मजमा था, लेकिन बकौल पीटीआई के लोगों की कि वो लाखों का मजमा था। तो बतौर अगर लाखों के मजमे में उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक कागज़ लहराया था और उसको वो साइफर करार दे रहे थे और वो कह रहे थे कि ख़त है और ये अमेरिका से आया हुआ ख़त है, तो फिर या तो वो उस टाइम उन्होंने झूठ बोला लाखों के मजमे से, तो फिर वो सादिक और अमीन नहीं है। इतनी पब्लिक, यानी लाखों के मजमे से एक बंदा खड़ा होकर झूठ बोल रहा है और फिर भी बंदा कहे जी इसने ये झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा है, सादिक और अमीन है, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। और अगर उन्होंने लहरा दिया था वो एक्चुअली साइफर ही था, तो फिर उनका ये भी एक जुर्म बनता है। तो हर दो सूरत में तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो फंसते ही फंसते हैं। अब जो दोनों जो आपने एनालिस्ट लिए हैं जो बात कर रहे हैं, उनमें से किसी एक ने भी कोर्ट के अंदर क्या हुआ और क्यों हुआ उस पर ये लोग बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ लफाजी कर रहे हैं। सलमान साहब माजरत के साथ, जब आपने कोर्ट पर बात करनी है भी लगते रहे हैं, तो वहां पे बैठ के लफाजी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? कोर्ट में भी तो कह के ही लगते भाई रहे मैंने हैं। आपसे क्रॉस टॉक की है, मैंने आपसे नहीं तो आपने मेरा नाम ना लेना, आप अपना तजिया पेश करें, बस आप नाम लेने की जरूरत क्या है आपको? नहीं अच्छा मैंने बहुत अच्छा किया यार, मैंने बहुत अच्छा किया है, मैं अपनी बात करूंगा, आप अपना काम हाँ करें। जी, बस फिर आप भी अपना काम करें। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा किया। आप इस तरह का तुम्हारा लहजा है तो फिर ऐसा ही अल्फाज दो। हसन पता नहीं कौन है यार? हसन क्या हो गया? बात अजीब है यार, मैं बताया जरा आप क्या चीज है, अजीब बात कर रहे हैं। हसन प्लीज, कितने तमीज से मैंने कोई उसके बारे में बात नहीं की। कोर्ट की बात कर रहे हैं। हूं। हसन ये बताएं, कोर्ट में अच्छा। ऐसा था कि काफी बार हंसी भी उड़ाई जाती रही प्रोसिक्यूशन की, इस तमाम केस सलमान की, भाई, अगर आप इसकी मुझे इजाजत बुनियाद दे की। दें तो मैं अपनी बात जी। कंप्लीट कर लूं। पहले भी उस आपने इंटरप्ट कर दिया। जी जी सलमान, आप भी मैं बात दीजिए। ये करना चाह रहा हूं, जी मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि बात ये है कि अब जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मामला है, या जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस जमाने के शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, इनका मैटर इस वक्त जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर है। अब ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है कुछ फैक्ट्स होते हैं जो वहां पर सामने लेकर आए हैं। जो आज रिजवान अब्बासी जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने अपना केस जो है वो तो उन्होंने उसकी बात की नहीं ना। उन्होंने जो बात करना चाहते थे तो पहले कहते थे हमारे सवाल का जवाब दो, फिर हमारे सवाल का जवाब दो। एक वकील का राइट है, एक आदमी की बेल है, वो बेल जो हासिल करना चाह रहा है वकील, वो अपने दलाइल देगा, और फिर जिसने अपोज करना है वो क्यों अपोज करना है, उसकी क्या ग्राउंड्स हैं, वो बात तो उसको बयान करने देना। तो जब जजेस ने उसको वो बात बयान नहीं करने दी, तो ये रवैया मुनासिब नहीं था।
मैं आपको ये बताऊं, एक चीज तो मैं ये बात करना चाह रहा था। अब दूसरा ये होता है कि जो बेल के ऊपर मामलात होते हैं ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एपलेट कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होती है, वो उसके मामलात के मेरिट्स के ऊपर नहीं जाते होते, उसको मेरिट्स को टच नहीं करते होते। तो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब हैं, उनकी एक बेसिकली उनका एक स्टाइल है, वो एवन फील्ड के अंदर भी जब नवाज शरीफ साहब को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस था, तो उसके ऊपर उन्होंने इतना डिटेल ऑर्डर लिख दिया था कि जिससे वो ट्रायल के ऊपर असरअंदाज हो सकते थे। यानी अपील के अंदर, अपील से पहले ही उन्होंने इतना ज्यादा लिख दिया था, तो उसका जो है इफेक्ट जो है वो दोबारा उनकी जमाने के ऊपर इतना ज्यादा लिख दिया था कि अपील के ऊपर उसका इंपैक्ट आ सकता था। तो इसी तरह अभी जजेस जो तहरीरी ऑर्डर देंगे, अगर इसमें इन्होंने मेरिट्स को टच कर दिया तो फिर नीचे ट्रायल का फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं होगा। फिर ट्रायल जो है वो असरअंदाज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। ठीक है। तो ये चंद चीजें हैं, ये अजहर सिद्दीक साहब आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि मैं बात नहीं, मैं अजहर साहब के पास जाऊंगा। मैं उससे पहले ना असल मैं आबिद साहब से बात कर ले। तो आबिद साहब, हर सबूत और दलील का जितनी भी प्रोवाइडिंग थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज की समाअत के अंदर, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो आप समझते हैं जो इन कैमरा एक ट्रायल हो रहा है, जिसको हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया हुआ, उसके खिलाफ एक और दरखास्त गई भी है, अब उसकी क्या हैसियत होगी? ये वाला फैसला क्या ट्रायल पर असरअंदाज होगा? फैसला लेके नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। बात सही है कि लेकिन बेल के अंदर मेरिट्स को पूरी तरह डिस्कस नहीं किया जाता। ये कह देना कि मेरिट्स देखी नहीं जाती, ये भी कानून नहीं है। कानून ये है मेरिट्स देखी जाती है लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया जाता ताकि वो असरअंदाज न हो ट्रायल के ऊपर। लेकिन पॉइंट इज दैट कि यहाँ जो बात की जा रही है साइफर की, एक जज साहब अगर कह रहे हैं कि वो डिकोड हो गया, नहीं, मैं तो कहता हूँ साइफर का केस ही बिल्कुल हामिद साहब से सही कह रहे थे कि ये बिल्कुल सारी सियासी नौइयत के केसेज हैं। तो अब ये सारी इस तरह से देखिए, जिस तरह से तोशाखाना का केस चला, वो भी आपके सामने सारी बात है और जो हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ कोर्ट ने हसीन मजाक और इसको बोलने नहीं दिया, ये वो कोर्ट देखिए, जजेस जो होते हैं वो सुनते हैं, जजेस की तनकीद आप जरूर करें, उनके फैसले की तनकीद करें। देखिए अब हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इसका वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठे, उन्होंने अब एक फैसला किया, उस पर आप कह रहे हैं आपको इस तरह नहीं करना चाहिए कि जी कि वो उन्होंने इंसाफ नहीं दिया। अपना ऑर्डर तो लेके आए, तो किस वजह से किया, फिर आप उसको देखिए, उसकी तनकीद कीजिए या उसको सपोर्ट कीजिए जो फैसला है। लेकिन जो बात है कि एक बेल का केस का बेल के केस देखना, दूसरी बात, ये ज्यादातर जो सारे केसेस होते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह जो होती है वो प्रोसिक्यूशन के पास होती है और ये जेल के अंदर है, तो इसके अंदर उनको बेल हो जाया करती है। ये नहीं होता कि वो भाग जाएगा या एविडेंस को टेम्पर कर देगा। जो ग्राउंड्स होते हैं इनको बेल रिमूवल मना की जाती है। बेल राइट होता है आदमी का, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, मैंने समाअत में एक सेंटेंस को बड़ा गौर करने की उस पर कोशिश की जस्टिस अतर मनिल्ला साहब का, कि वो कहते हैं कि जब साइफर डिकोड हो गया तो फिर वो साइफर ही नहीं रहा। तो अगर ये ऑर्डर के अंदर भी शामिल हो जाए तो इस केस के अंदर तो सारी जान ही निकल जाती है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जितने शोज हुए, जितने पता नहीं कौन कौन से बयान इसके अंदर सामने नहीं आए, पार्लियामेंट के इजलास तक हो गए इसके बाद। देखिए, इससे आपको याद होगा साइफर हुआ, उनके डिस्कस हुआ, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठी, उसने डिमार्च भेजा अमेरिका को इसके ऊपर कि ये इंटरनल अफेयर्स में हमारी मदाखलत है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब वो डिकोड हुआ या नहीं हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं तो समझता हूँ साइफर का जो केस जो इसका ऑफिशियल सीक्रेट, आपको देखना होगा कि आज ये साइफर का केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, उसकी वायलेशन हुई है या नहीं, तो देखते हैं प्राइमा फेशी क्या होता है। लेकिन हर ऑर्डर बेल का कोर्ट ही लिख देता है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो फाइनल ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होगी। ये हर लाइन लिखी होती है हर बेल ऑर्डर में। तो कोई भी क्या सिविल का केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो ये इसमें लिखा जाएगा कि जी हम जो बातें अगर यहाँ कर भी रहे उसका ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैं अजहर सदीक साहब के पास आ जाता हूँ। जी अजहर सदीक साहब, सुप्रीम कोर्ट से आज बाकायदा तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की थी। पीटीआई को इस सिलसिले में रिलीफ भी मिला। फिर हमने देखा कि अदलिया के इक़दामात के बाद थोड़ा सा आज कागजात नामजदगी भी जमा होना शुरू हो गए। तो काफ़ी है कि इसको हम बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे कि अभी मुश्किल है? आपको लग रहा है आपके लिए मुश्किल है अभी? देखिए मैंने तो अभी लफ्ज फील्ड का इस्तेमाल किया, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी दूर की बात है, अभी तो फील्डिंग ही नहीं होने दी जा रही। और दो तीन चीजें मैं आपके सामने रख दूं। मैं पहले दिन से, एक नोट कर लीजिएगा मेरी बात, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला केस है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। इसमें आपको पता है सेक्शन 5 और 9 में तरमीम की गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अपनी नौयत का ये पहला केस है क्या 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 किया गया है। हमेशा देखिए, ये पहला केस है जो मफरूजों पर मबनी है।
कि ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। बताएं कोई एक इंसिडेंट बता दें कि कहां ताल्लुकात मुतासर हुए। फौजदारी केस मफरूजों पे कभी नहीं होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो ग्राउंड जो जुर्म हो जाए, जुर्म फ्यूचर में होना, उसका भी कोई केस होता है। और यही तो मजाक हो रहा है। यानी मेरा भाई जो बात कर रहा है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था प्रोसिक्यूटर के पास। फौजदारी कानून के बेसिक्स पे अभी तक देखे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर हमारे जो एतराजात थे, आज साबित हो रहे हैं सच, और हालात और वाकया साबित आएंगे। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह, देखिए मैं बताऊं आपको, एक बेसिक प्रिंसिपल है मैलिस का, मैलाफिडी का, बाइस का। इस सारे केस में मैलिस भी है, मैलाफिडी भी है, मैलाफिडी लॉ भी है, मैलाफिडी इनफैक्ट भी है। यानी इन सारी चीजों को अगर आप मिलाकर देखें तो मैं तो समझता हूं इसमें कौम से माफी मांगनी चाहिए। 138 दिन एक कौमी लीडर को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। आपके सामने ये वो केस है कि जिसकी वजह से इमरान खान जेल से बाहर, वरना तो तोशाखाना केस तो सस्पेंड हो गया हुआ था। और ये जितने दिन जेल में गुजारे हैं, यानी और देखें ये भी वजाहत के साथ आ गई कि इसमें प्रामा फिशाई, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, ना सजाए मौत हो सकती है, ना उम्र कैद हो सकती है। क्या होगा रूल्स अगर देखें उठाकर, देखिए पहली तो बात है कि डी कोड होके कॉपी बनी। चले अब ये बात सामने आ गई कि डी कोड होके कॉपी बनी। वो कॉपी जो बनी है वो डी क्लासिफाई हो चुकी थी। डी क्लासिफाई होकर सुप्रीम कोर्ट गई। मुझे पता है, मैं कई मीटिंग्स में मौजूद रहा हूं वहां इस कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा अगली बात बड़ी जबरदस्त है, अगर वो साइफर गुम हो जाए तो साइफर गुम होने का एक प्रोसीजर दिया हुआ रूल्स के अंदर। वो वजीर आजम का क्या ताल्लुक है, वजीर आजम का क्या कंसर्न है? वजीर आजम तो एक देखें, एक एग्जैक्ट वजीर आजम का ये काम अगर मिसाल का तौर पर गुम हो गया था तो किसी फाइल पे उस वक्त कागज में एक चीज नोटिंग नहीं है। ये बैठे जो बात हम कर रहे हैं ना मफरूजों के ऊपर, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड व्हिच इज प्राइमा फिसाई व्हिच इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश। और ये मैं बता दूं आपको, इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस अभी तक आए हैं ना, ये मैंने आपके सामने उस वक्त भी कहा था कि तोशाखाना का केस मैं कई प्रोग्राम में कह चुका हूं, वो भी फ्रॉड पर मबनी है। यानी जिस तरह से कानून की धज्जियां बखेरी गई, जिस तरह से, यानी आप खुद मैं आता हूं ना अजहर भाई, 3-3 4-4 केसेस एक साथ मैं खोलूंगा ना तो मैं नाज़रीन को मैंने कहां तक पहुंचाना है। अभी मैंने आना है दोबारा आपके पास, मैं जरा थोड़ा पॉलिटिकल मामलात को भी जरा टच करना है ना। सलमान आबिद भाई, एक तो आप इस सारी गुफ्तगू को थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा ये बताएं इस वक्त आज की तारीख में ज़ाहिर बात है शाह महमूद कुरैशी साहब अब जमानत पर बाहर आ सकते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल लेंगे और वो जो एक मुखालफत सर्टन है शाह महमूद कुरैशी साहब के बस की बात है? देखिए आज एक इम्पैक्ट तो पड़ा है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अटार्नी जनरल ने और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया, चारों आईजीज़ को पाबंद किया गया। उसके बाद के 2 घंटे के जो मनाजिर हैं उसमें जैसे आपने खुद कहा, जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं कि अब बड़े आज़ादी के साथ लोग जा रहे हैं और अपने कागजात जमा करा रहे हैं। अब मसला वही है जो आपने कहा कि जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो काम जिसके हैं, कमीशन ने भी कहा हम आपसे करवाएंगे, वही मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा मतलब जिनके काम थे, ये निगरान हुकूमत जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, सो रहा था, इसको नजर नहीं आ रहा था पिछले 24 घंटे से क्या हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत किया तो फिर अब आपने वहां पे कहा कि जी बिल्कुल इस पर अमल दरामद करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आपके सियासी इदारे, आपके रियासती इदारे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर जब सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, फिर वहां से फैसले आ जाएंगे। फिर हम कहेंगे जी देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करता है। क्या करे अगर वो मुदाखलत ना करे, क्योंकि आप तो कागज वसूल करने से इंकार ही कर रहे थे। जो लोग कागज जमा कराने जाते थे वहां आरोज निकल जाते थे। तो अब शाह महमूद कुरैशी तलखी कब कर सकते हैं? देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है एक जिसे कहते हैं ना एक मुतवाजन आदमी है, वो आएंगे बाहर। अगर वो आते हैं बाहर और उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो आकर यकीनी तौर पे पीटीआई की तो लीडरशिप तो इस वक्त है ही कोई नहीं। तो पीटीआई को तो एक लीडर चाहिए ना। अगर इमरान खान अंदर हैं तो शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन के तौर पर लीड करेंगे, बहुत से पार्टी मामलात को देखेंगे, कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ बढ़ा जा सके उसमें। और ये भी याद रखिएगा कि जो मामला है अब वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फिर आगे से कस्टोडियन बन जाएगी ना, तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड आगे सामने आता है। हसन, मुझे पता है आपने जाना है, मुझे एक थोड़ा सा लंबा सवाल करता हूं ताकि एक बार में मुझे इसका जवाब मिल जाए। असल सबसे पहले तो ये बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर स्टैंड कर रही है, क्योंकि जो वजीर दाखिला साहब गए हैं ना हमारे बुख्ती साहब, वो ये कह रहे थे काश मैं ना होता तो मैं नून लीग में होता, गए पीपल्स पार्टी पे। इसके अलावा जितने भी निगरान वजीर जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहे हैं। तो ये कहाँ किस जगह पे है? और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुतालिक बताइएगा, क्या हार्ड टाइम देने जा रही है नून लीग को? देखिए सलमान साहब, बात यह है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है, मां सवाए
उस जमात के जो 9 मई के और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, जो हकीकत है। अगर मैं ये कहूँ कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है तो वो दुरुस्त ना होगा, जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस जमात है। लेकिन वो ये नहीं, जो आज की वो सूरत हाल का जो सामना करना पड़ रहा है उनको, इसमें मुस्लिम लीग नवाज का, पीपल्स पार्टी का, IPP का कोई अमल दखल नहीं है। ये इनका अपना जो है जो किए हुए अमाल हैं जिनके नतीजे वो भुगत रहे हैं। अब उनको ना मुस्लिम लीग नवाज ने कहा था कि आप जो है वो कोर कमांडर हाउस पर हमला करें या GH के ऊपर हमला करें, या आप जितने भी जो दिफाई तनसीबात थे उनके ऊपर हमला करें, या मोनूमेंट्स जो हैं हमारे शोधा के उनको जो है तोड़े। तो ये उनका अपना अमल था। अब इसके लिए उनको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ किससे मिलेगी? किसी हद तक उनको जी जिनसे उनकी दुश्मनी है, जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया है, जिनके शोधा को नहीं है। देखिए फिर उसको वो तो कह रहे हैं जिन्होंने हमला किया उनको करार बाकी सजा दे, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। नहीं, उनसे ताल्लुक नहीं करते ना, फिर कहते हैं जी हमारे लोग जो है बेगुनाह गिरफ्तार हैं, तो या तो उनसे ताल्लुक रखें या उनसे डिटैच हो जाएं। अब दो तरीके नहीं हो सकते। आप एक तरफ जनाब वो वहां से उनके कागजात नामजदगी भी जो है वो दायर कर रहे हो, वही लोग जो गिरफ्तार हैं 9 और 10 मई के वाकयात में, और फिर आप कह रहे हो जी कि 9 और 10 मई वालों से हमारा ताल्लुक नहीं है। हसन आपका तजिया मुझे समझ आ रहा है, मगर जो बंदे लाहौर में वो कोयटा में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो मियां वाली सरगोदा, पिंडी, फैसलाबाद में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? आप ये कुछ 1-2 केसेस की तो बात आप कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे भी होंगे लोग कि जो कि बिल्कुल मुलव्वस नहीं होंगे और उनको गैर ज़रूरी और ज़्यादती के तौर पर जो है वो मुलव्वस कर दिया होगा। ये मैं इस बात से ये बात भी मैं कहता था कि ये खारिज इम्कान नहीं है, मुमकिन ऐसा हुआ हो, लेकिन मेजॉरिटी की बात तो मैं यही बता रहा हूँ कि वही लोग हैं। अगर तो आप उनसे अलग होंगे, हसन न्याजी के अगर आप नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं, जिसने वो जो पतलून थी वो उठा के लहरा रहे थे, तो इसका मतलब ये है ना कि आप उसको ऑन कर रहे हैं। वेरी बैड, ठीक है। और जब आप उसको ऑन कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जंग आज भी उनसे जारी है। सर अदालत कन्विक्ट कर देना उन्हें। सर अदालत कन्विक्ट कर देना उन्हें। देखिए मैं इस वक्त कहीं पेश ही नहीं हो रहे। आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं, मैं कानून, आइन और उसकी बात नहीं कर रहा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मेरे भाई। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूं तजिए के तौर के ऊपर, अगर इनको वाकई ही लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो जो इनकी जो देखिए तहरीके इंसाफ के अंदर एक मैच्योर पॉलिटिकल क़यादत मौजूद है। तहरीके इंसाफ के अंदर मैच्योर जो है वो लॉयर्स और सीनियर लॉयर्स मौजूद हैं। तो इनको ही बंद गली से रास्ता निकालना है। अगर ये कहेंगे कि जी नवाज शरीफ लाडला है, नवाज शरीफ लाडला है, नवाज शरीफ लाडला है, इससे कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आप अगर अचीव करना है और आपने दोबारा ही सियासत के अंदर आना है, अमली सियासत के अंदर आना है और सियासत में कामयाबी भी समेटनी है, तो फिर आपको अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी और फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मेजर्स उठाने होंगे भाई। अदरवाइज भूल जाएं, कुछ भी नहीं मिलना है इनको। ठीक है, ठीक है। थैंक यू हसन। एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये जानना है कि क्या सिर्फ इतनी मुश्किलें पड़ी थी कि आज के केस में वो आसान हो गई? क्योंकि अभी 2 नैब के ऐसे रेफरेंस हैं जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार है। बात करेंगे मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अजहर सदीक साहब, इमरान खान साहब की नाअहली तो बरकरार है, लेकिन उनकी रिहाई पे भी अभी थोड़ी सी कदगद है। 2 नैब के रेफरेंसेस हैं, तो आप उम्मीद है, क्योंकि इन दोनों में जो चेयरमैन PTI हैं, बानी चेयरमैन PTI, वो इन दोनों में जुडिशल हो चुके हैं, तो इनको अंदर रखना बनता है? अभी भी कुछ ऐसी है कानूनी सुकम इसके अंदर? एक बड़ी वाजाहत बात है। कौन सा ऐसा केस है जल्दी किया है, क्या यहाँ आसमान टूट गया है? अब इलेक्शन देखें, इलेक्शन के प्रोसेस से कैचअप कर सकते हैं। अब इलेक्शन शुरू हो चुका है। इलेक्शन के अंदर हम तारीखी तौर पर देखते आए हैं कि यहाँ तो कत्ल के केसों में भी बेले हो जाती हैं कि आप अपना जो बैठ कर ना, यानी यहाँ भी बहुत बड़ी ग्राउंड है और इतनी बड़ी सियासी जमात की। और देखिए तोशा खाना वाला केस कुछ, सॉरी 190 मिलियन पाउंड का केस कुछ नहीं है, तोशा खाना का केस कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में यहाँ अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना है। जहां तक मामला तोशा खाना में नाअहली है, वो फरूजों में बबनी बात है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे इल्जाम लगा देना, या तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दहशतगर्द डिक्लेयर हो गई है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लग गई है, ये जो बातें अब की जा रही हैं, तो ये तो साबित होगी बात कि आप तो यानी जिन्होंने देना या नहीं देना वो एक अलग इशू है। लेकिन अब आप रोक नहीं सकते एक सियासी जमात को। आइन के आर्टिकल 218(3), आर्टिकल 17 बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता। और इसी बुनियाद के ऊपर उनकी देखें, ये 5 अगस्त के तोशा खाना केस में जिस तरह अब तारीखी तौर पर अगर आप देखें, यहाँ नॉन अवेलेबल वारंट कितने लीडरों के, PMLN के लीडरों के जारी हुए, कोई पकड़ा आपने?
कोई इस तरह इतना बड़ा ऑपरेशन देखा जो इमरान खान के बारे में ऑपरेशन किया गया, फिर उसमें जिस तरह गिरफ्तारी 5 अगस्त में लेके आया, वो सजा सस्पेंड हो जाए, उसके नतीजे में अभी सिर्फ वो नहीं है, 9 मई के कुछ वाकयात के हवाले से लाहौर के अंदर भी जो जमानतें हैं, कुछ अदम पैरवी खारिज हुई थी, वो भी पड़ी है, 190 मिलियन का भी और अलकादर भी, इनमें भी जमानत अब लाजमी है। अब ये देख लें, इट इज वेल रिटन ऑन वॉल, ये भी पत्थर पे लकीर आप समझ लीजिएगा कि इसमें, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें जमानतें आप रोक नहीं सकते हैं। और अल्टीमेटली इसी तरह जो मामला, जो नाहली वाला मामला है, वो मैं हैरान हूं कि भाई आपको इंसाफ देना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तजादत का शिकार है, इसलिए तजादत का शिकार है कि एक तो सजा कोई नहीं है, सजा मफरूजों के अच्छा ऊपर। नहीं, अजहर सदीक साहब 2 दिन रह गए ना कागजात नामजदगी जमा कराने के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नाहली वाले मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है अगर, तो आपको लगता है कोई ऐसा रास्ता निकला है कि चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले सके? जी जी बिल्कुल, ये तो दिख रहा है, सिर्फ एक यही हर्डल है इमरान खान साहब के पास, सिर्फ यही एक हर्डल है। और आपने देखिए ये वो केस है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील कौन है, मुस्लिम लीग नून के। आप जरा सोच तो सही ना, आप अंदाजा तो लगाएं कि इलेक्शन कमीशन सारा जो है वो वकील कौन से चला रहे हैं। अमजद परवेज, शहजाद शौकत हमारे अभी प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के, लेकिन आपको पता है एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। यानी ये जो साबित कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन का अब तो किरदार इतना कुछ सामने आ जाना है, उसमें मैं नहीं समझता। और वैसे भी कमीशन एक पार्टी साबित हो गया हुआ है। क्या आप एक लीडर को नाहल क्यों रखना चाहता भाई? आप किस लिए भाई? आपका काम साफ साफ इलेक्शन कराना है या आपका काम को बैठकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना है? अगर आप इस तरह के प्रोसेस में हिस्सा बनेंगे तो तारीख भूलेगी नहीं आपको। और मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूं कि अब तो मोहर लग गई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये ज्यादतियां की हैं इसका अजाला, मेरा ख्याल है जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का दौर याद रखा जाता है, ये दौर भी याद रखा जाएगा। और इमरान खान का नाम मैं जो समझता हूँ सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक लीडर ने, बाकी बातें अपनी जगह, उनका नुक्ता नजर कहीं भी किसी भी जगह पाकिस्तानी फौज के बारे में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बुग़्ज़ नहीं है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मैं सलमान साहब को जरा गुफ्तगू में मैंने एक बड़ी जबरदस्त चीज उनसे पूछनी है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड ये बहुत कुछ मुझे बता रहे होते हैं। तो ऐसा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सा बयानिया सूट करता है? ये मज़ाहमत वाला, मफाहमत वाला, कैसे चलेगा ये? देखिए, मफाहमत और मुज़ाहमत अपनी जगह, लेकिन एक बुनियादी राइट जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी का है कि उसको इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी को बैन तो नहीं किया हुआ, आपने पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को ना बैन किया है और ना अभी तक किसी को कन्विक्ट किया है। तो जो लोग जेलों के अंदर हैं वो भी जेल से इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे उनके ऊपर 9 मई के वाकयात ही उसमें वो मुलव्वस क्यों ना हो। लेकिन जब तक मुकदमा चलेगा नहीं, फैसला आएगा नहीं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? एक बात तो ये है ना जी। फिर दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं, जो नहीं होना चाहिए था। पीटीआई की जो मुहिम जोई पॉलिसी है मैं उसका हामी नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि अब उसके बाद जो आपने देखा कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 9 मई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं या मुजम्मत का ऐलान करते हैं, और उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बराह रास्त उसमें शामिल थे 9 मई मुराद राज समेत बहुत से लोग शामिल हैं। उनकी तस्वीर आई हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये लोगों के साथ दूसरा सलूक क्यों किया गया? इनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो पहले वालों के साथ हो रहा है। तो मेरा मतलब यह है कि जरा एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है, उसकी लेजिटिमेसी डेवलप करनी है और पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है और कोई रास्ता निकालना है ना। अब शाह महमूद कुरैशी जैसे आपने कहा या बाकी लोग जो बाहर आ रहे हैं, कोई एक रास्ता निकालेंगे। क्योंकि ये देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ता ही निकाला ना। आज ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है लेवल प्लेइंग फील्ड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसमें भी रास्ता ही निकाला है ना उन्होंने, और रास्ता निकला है। अभी आपने देखा 2 घंटे के अंदर रास्ता निकला भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डील करके एक सारों को एक जैसे तरीके से उसको अगर हम हाँकने की कोशिश करेंगे तो उससे मसाइल पैदा होंगे। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन को हमने क्रेडिबल बनाना है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन डिस्क्रेडिट हो गया और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होता और इलेक्शन के बाद फिर वही लड़ाई हो जाती है, वही महाजराई, वही टकराव, वही तनाव, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये गैर जरूरी हो जाएगी, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। बिल्कुल। अजहर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आपने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए कि नहीं कराए। दूसरी चीज बताइएगा, इलेक्शन को क्रेडिबल बनाने के लिए कम अज कम, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट मुझे कुछ बता रही है कि आप बहुत दिनों से कागजात नामजदगी कहीं जमा करवा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, चाहे किसी अदालत में ही करा रहे हो, आपको इलेक्शन क्रेडिबल लगने के लिए कम से कम कौन सा एक लेवल है जिसको आप कहते हैं कि इसको कम से कम टच होना चाहिए? देखिए, मैं तो शायद सियासी तौर पर इन मामलात में ना उलझना चाहूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब प्यार करते हैं और मुझे उस वक्त भी कहा गया था। और आप भी देखिए, अब भी सिर्फ ये फसायत के दौर में वकला हमेशा खड़े रहते हैं।
हम शायद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड ना हो, जो कि मेरा काम तो पब्लिक इंटरेस्ट का है, लेकिन इस दौर के अंदर जब कोई उठ नहीं रहा, जब कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने एक जंग लड़ी है और हम हमेशा से ये एक जंग लड़ते आए हैं, तो इसलिए हमें भी साथ खड़े होना है। और मकसद कोई नहीं है, कल जिस वक्त चाहेंगे अगर जीत जाती हैं, अपना सीट जीत जाते हैं, और जब पार्टी चाहेगी वापस ले ले, हमें कोई एतराज ही ना, हमें कोई शौक है ना, हमारा कोई कंसर्न ना, हम वकालत करके कौम की खिदमत करके। और मैंने तारीखी तौर पर, सलमान आबिद साहब यहाँ बैठे हैं, तारीखी तौर पर मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि कौम के लिए कुछ कर सके, और बड़ा कुछ मैंने किया और मैंने बहुत कुछ फेस किया है। यानी आज मैं वो इंसान हूँ जिसका सबसे पहले 13 अप्रैल के घर में पेट्रोल पंप पर हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, फिर उसके बाद मेरे लिए कितनी तंगी रही है वो मैं नहीं बताना चाहता, ना मैंने इसको बेस बनाया, लेकिन मैं खड़ा रहा हूं और हमने खड़ा रहना है, इस निजाम के खिलाफ खड़े रहना है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाएं। 75 सालों से जो तजर्बे हुए हैं वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ये 85 वाले जो प्रोजेक्ट है, नवाज शरीफ, जरदारी, ये नहीं चल सकते इस मुल्क के लिए, जिन्होंने इस मुल्क को खोखला कर दिया, तबाही की तरफ ले गया। और यहाँ एक उम्मीद की किरण इमरान खान की शक्ल में मौजूद है, कैपेसिटी है, और वो इंसान है कि जिससे आप देखिए पाकिस्तानी तारीख में कोई एक लीडर इस तरह खड़ा हुआ हो। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खड़े हुए, लेकिन क्या हुआ कि कौम उस तरह सपोर्ट नहीं कर सका, लेकिन इमरान खान पे खड़े होने पे चाहते तो ये भी जा सकते थे भाई। वैसे भी अजहर साहब, ये जो किरण वाला मामला है ना, ये सिर्फ पीटीआई के बानी चेयरमैन नहीं, ये हर सियासी जमात में कोई ना कोई किरण है। इन तमाम किरणों का एक जगह पर इकट्ठा होना जरूरी है ताकि कोई एक मजबूत किस्म की रोशनी पाकिस्तान को दे सके। मैं प्रोग्राम का वक्त खुद खत्म हो गया भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे थे। सलमान आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन अयूब ने हमें ज्वाइन किया था, आबिद जुबैरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।